नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री, पेपर फर्स्ट भारतीय इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यूनिट थर्ड, पुष्यमित्र शुंग। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सातवाहन देखा था। चलिए शुरू करते हैं। शुंग कौन थे? पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों का विवेचन कीजिए। हु वर द शुंगास? डिस्कस द अचीवमेंट्स ऑफ पुष्यमित्र शुंगा। पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। इवेल्युएट द अचीवमेंट्स ऑफ पुष्यमित्र शुंगा। शुंग कौन थे? पारसीक, वर्तमान जो ईरान है उसी को फारस कहा जाता था और वहां के निवासियों को पारसीक और वहां की भाषा को फारसी कहा जाता था। पंडित हर प्रसाद शास्त्री के अनुसार शुंग पारसीक थे या ईरानी थे, परंतु बाद में शास्त्री जी ने स्वयं ही अपने मत को त्याग करके और उन्हें ब्राह्मण घोषित किया। पहले ईरानी बताया पारसीक और बाद में ब्राह्मण बताया पंडित हर प्रसाद शास्त्री। शुंग मौर्य थे। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में पुष्यमित्र शुंग को मौर्य बतलाया गया है, परंतु यह स्पष्टतया दिव्यावदान के लेखक की भूल का परिणाम है। मतलब वो मौर्य तो नहीं था, बिल्कुल शुंग जो थे वो मौर्य तो नहीं थे। शुंग ब्राह्मण थे, तो अधिकांश विद्वानों के अनुसार शुंग ब्राह्मण थे। पाणिनि तथा आश्वलायन सूत्र के अनुसार, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखे, बहुत ही 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रसिद्ध विद्वान व्याकरण हुए हैं। तो पाणिनि और एक ग्रंथ है आश्वलायन सूत्र के अनुसार शुंग भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण थे। पाणिनि के अनुसार और आश्वलायन सूत्र के अनुसार भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण थे। मालविका अग्निमित्र नामक इस ग्रंथ में पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र को बैम्बिक कुल का बताया गया है। बैम्बिक कुल का बतलाया गया है। ये बैम्बिक काश्यप या कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने भी पुष्यमित्र शुंग को ब्राह्मण बताया है, तो इस तरह से इसके ब्राह्मण होने का मत अधिक मान्य है। पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियां। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ, ये अंतिम राजा था मौर्य वंश का, अयोग्य था, दुर्बल था, इसलिए इसकी हत्या करके और मौर्य वंश को समाप्त कर दिया तथा शुंग वंश की स्थापना की। अब इसकी उपलब्धियों की बात करें तो मगध साम्राज्य का संगठन। सर्वप्रथम पुष्यमित्र शुंग ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने की ओर ध्यान दिया। उसने विदिशा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया और अपने पुत्र अग्निमित्र को वहां अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया। विदिशा को दूसरी राजधानी बनाया इसने। जो राजगृह और पाटलिपुत्र जो थी वो तो थी सही, बाद में इसने शासक बनने के बाद विदिशा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया और अपने पुत्र अग्निमित्र को वहां पर नियुक्त कर दिया शासक के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में। विदर्भ से युद्ध। विदर्भ के शासक यज्ञसेन, विदर्भ का शासक था यज्ञसेन, इसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। यज्ञसेन ने पुष्यमित्र की अधीनता मानने से इनकार कर दी। इसके अतिरिक्त यज्ञसेन ने अपने चचेरे भाई माधवसेन तथा उसकी बहन मालविका को बंदी बना लिया था। चचेरा भाई था माधवसेन और उसकी बहन थी मालविका, इनको बंदी बना लिया। माधवसेन पुष्यमित्र शुंग का समर्थक था, अतः पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र ने विदर्भ पर आक्रमण कर दिया और यज्ञसेन को पराजित कर दिया। यज्ञसेन को अपना आधा राज्य माधवसेन को देना पड़ा तथा पुष्यमित्र शुंग की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। इस प्रकार विदर्भ राज्य 2 भागों में बांट दिया गया तथा वर्धा नदी इन दोनों राज्यों की सीमा निर्धारित की गई। दोनों राज्य पुष्यमित्र शुंग की अधीनता में शासन करते रहे। यवनों से युद्ध। पुष्यमित्र शुंग को यवनों के आक्रमण का भी सामना करना पड़ा। पतंजलि के महाभाष्य, पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है, उसमें लिखा कि यवनों ने अयोध्या पर आक्रमण किया, यवनों ने मध्यमिका पर आक्रमण किया। चित्तौड़ के पास एक नगरी थी मध्यमिका। तो गार्गी संहिता के अनुसार यवनों ने साकेत, मथुरा और पांचाल पर आक्रमण किया।
गार्गी संहिता में लिखा गया है कि यवनों ने साकेत, मथुरा और पांचाल पर आक्रमण किया और इसके बाद वे पाटलिपुत्र तक पहुंच गए। तो कालिदास के द्वारा जो मालविका अग्निमित्र लिखा गया है उसमें बताया गया है कि जब पुष्यमित्र की दिग्विजयी सेना अपने पौत्र वसुमित्र के नेतृत्व में पश्चिमोत्तर भारत में घूम रही थी, उस समय यवनों ने अश्वमेध के घोड़े को पकड़ लिया। परिणाम स्वरूप सिंधु नदी के तट पर दोनों पक्षों में युद्ध हुआ, जिसमें यवनों की हार हुई, पराजय हुई। तो डॉक्टर भंडारकर और डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार यवन आक्रमण का नेता डिमिट्रियस था। यवनों की ओर से जो राजा था डिमिट्रियस, वो लड़ा था, डिमिट्रियस। जबकि डॉक्टर स्मिथ, रेप्सन, डॉक्टर विमल चंद्र पांडे के अनुसार यवन आक्रमण का नेता मिनांडर था। तो इस तरह से यवन आक्रमणकारियों में दो अलग अलग नेता बताए गए हैं। जब युद्ध हुआ, डॉक्टर भंडारकर और हेमचंद्र राय चौधरी डिमिट्रियस बताते हैं, डॉक्टर स्मिथ, रेप्सन और डॉक्टर विमल चंद्र पांडे मिनांडर बताते हैं। अश्वमेध यज्ञ, पतंजलि की महाभाष्य तथा कालिदास द्वारा लिखा गया मालविका अग्निमित्र, इनसे पता लगता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था। पतंजलि के महाभाष्य में भी उल्लेख है और मालविका अग्निमित्र में भी उल्लेख है। स्वयं पतंजलि ने इस यज्ञ में ऋत्विक का कार्य किया था। धनदेव या धंगदेव के अयोध्या अभिलेख से, धंगदेव एक शासक हुआ था पुष्यमित्र शुंग के अधीन, तो उसने अयोध्या में एक अभिलेख स्थापित करवाया था। उससे ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, परंतु अन्य किसी साक्ष्य से 2 अश्वमेध यज्ञों की पुष्टि नहीं होती है। अश्वमेध यज्ञ की तो होती है, लेकिन 2 की पुष्टि केवल इससे ही होती है। पुष्यमित्र शुंग का राज्य विस्तार, प्रारंभ में पुष्यमित्र शुंग का राज्य सिंधु नदी तक फैला हुआ था, परंतु यवनों के आक्रमण के कारण मथुरा के आगे का पश्चिमी क्षेत्र यवनों के अधिकार में चला गया। अतः पुष्यमित्र शुंग के राज्य की पश्चिमी सीमा मथुरा तक रही होगी। मेरुतुंग के अनुसार अवंती पर पुष्यमित्र का अधिकार था। अवंती महाजनपद था, उज्जैन इसकी राजधानी थी, उज्जैनी। उत्तरी राजधानी उज्जैनी थी, दक्षिण राजधानी माहिष्मती थी या महिष्मती थी। आपने उसमें नाम सुना होगा बाहुबली में, माहिष्मती। तो मेरुतुंग के अनुसार अवंती पर पुष्यमित्र का अधिकार था। विदिशा भी उसके राज्य में सम्मिलित था। दक्षिण में नर्मदा नदी उसके राज्य की सीमा थी। पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी। अयोध्या अभिलेख जो धंगदेव का था, ऊपर बताया हमने, अयोध्या अभिलेख के अनुसार कौशल भी उसके राज्य के अंतर्गत था। तो इस तरह से इसका राज्य विस्तार मथुरा तक था और नीचे की तरफ नर्मदा नदी तक था। ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार, पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धारक था। उसने वैदिक काल से चली आ रही अश्वमेध यज्ञ परंपरा को पुनर्जीवित किया। इस यज्ञ को पुरोहित भी पतंजलियों जैसा महान विद्वान इस यज्ञ का पुरोहित भी पतंजलि जैसा महान विद्वान था, जिसने महाभाष्य नामक ग्रंथ की रचना की। उसने वर्णाश्रम व्यवस्था तथा ब्राह्मण धर्म एवं संस्कृति की उन्नति को प्रोत्साहन दिया। पुष्यमित्र शुंग ने उसने ब्राह्मण की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने का भरसक प्रयास किया। बौद्ध धर्म, पुष्यमित्र शुंग और बौद्ध धर्म। कुछ विद्वानों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का शत्रु था और उसने बौद्ध धर्मावलंबियों पर भारी अत्याचार किए। दिव्यावदान जो ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ, उसमें उल्लेख है कि पुष्यमित्र शुंग घोर बौद्ध विद्रोही था। उसने मध्य देश में अनेक स्तूपों तथा विहारों को नष्ट करवा दिया। विहार होते हैं जहां पर निवास करते हैं बौद्ध मतानुयायी, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उपदेश देते हैं। तो उसने अनेक स्तूपों और विहारों को नष्ट करवा दिया। बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवा दी। उसने साकल या श्यालकोट भी कहा गया है इसे, में यह घोषणा की कि जो व्यक्ति उसे एक बौद्ध भिक्षु का सिर लाकर देगा उसे वो 100 दिनार देगा। ये दिव्यावदान में कहा गया है। तारानाथ का कथन है कि पुष्यमित्र ने मध्य देश से जालंधर तक के प्रदेश में बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुओं का वध किया तथा उनके स्तूपों तथा विहारों को ध्वस्त किया, तोड़ दिया। अधिकांश विद्वानों ने उपयुक्त मतों का खंडन किया है। उपयुक्त सभी साक्ष्य बौद्ध हैं। इन बौद्ध साक्ष्यों की पुष्टि अन्य किसी भी प्रमाण से नहीं होती है और कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है, केवल बौद्ध ग्रंथों में लिखा हुआ है, इसलिए ये संशय है इन पर। उसके बाद है पुष्यमित्र शुंग की धर्म सहिष्णुता।
पुष्यमित्र शुंग, तो अधिकांश विद्वान पुष्यमित्र शुंग को एक धर्म सहिष्णु शासक स्वीकार करते हैं। इस संबंध में कुछ तर्क हैं। पहला है कि पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में बरहूत तथा सांची के स्तूपों को नया रूप दिया गया और उनके आकार को बढ़ाया गया। अगर ये धर्म सहिष्णु नहीं होता, बौद्ध धर्म का विरोधी होता, तो इसके समय में इनकी वृद्धि कैसे होती, आकार कैसे बढ़ाया जाता। दिव्यावदान से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने कुछ बौद्ध मंत्रियों को नियुक्त किया था, और मालविका अग्निमित्र से ज्ञात होता है कि अग्निमित्र की राजसभा में भगवती कौशिकी नामक एक स्त्री थी जो बौद्ध धर्मावलंबी थी, भगवती कौशिकी। इस प्रकार पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म का प्रबल समर्थक होते हुए भी एक धर्म सहिष्णु शासक था। उसने अपने साम्राज्य के केंद्र में बौद्ध धर्म विरोधी अथवा उत्पीड़न का कोई कार्य नहीं किया। पुष्यमित्र शुंग का मूल्यांकन, तो मूल्यांकन की बात करें तो वीर योद्धा और कुशल सेनापति। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक वृद्धरथ का वध करके और मौर्य वंश को समाप्त किया और शुंग वंश की स्थापना की। तो वीर योद्धा एवं कुशल सेनापति पहला पॉइंट आता है। पुष्यमित्र शुंग एक वीर योद्धा एवं कुशल सेनापति था। वह प्राचीन मौर्य साम्राज्य के मध्यवर्ती भाग को सुरक्षित रख सकने में सफल रहा। उसने अनेक विजय प्राप्त की और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। उसने विदर्भ को अपने अधीन किया और यवनों को बुरी तरह से पराजित किया। इस प्रकार पुष्यमित्र शुंग अपने पराक्रम एवं सैनिक योग्यता के बल पर एक विशाल साम्राज्य उसने स्थापित किया। डॉक्टर के.सी. श्रीवास्तव के अनुसार पुष्यमित्र शुंग का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बरार तक तथा पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में मगध तक विस्तृत था। ये डॉक्टर के.सी. श्रीवास्तव बताते हैं। दूसरा है योग्य शासक। पुष्यमित्र शुंग एक कुशल एवं योग्य शासक था। उसने 36 वर्ष तक शासन किया। 36 वर्ष तक मतलब 185 ईसा पूर्व में वृद्धरथ की हत्या करके गद्दी पर बैठा, 185 184 ईसा पूर्व, और 148 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। अपने साम्राज्य की शांति एवं व्यवस्था बनाए रखी इसने। वह अपने राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था, परंतु वह निरंकुश शासक नहीं था। वह धर्म एवं व्यवहार के अनुसार शासन करता था। वह अपनी प्रजा की भलाई करना अपना कर्तव्य मानता था। उसने साहित्य एवं कला की उन्नति को भी प्रोत्साहन दिया। साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों में राजकुमार अथवा राजकुल से संबंधित व्यक्तियों को राज्यपाल नियुक्त किया जाता था। पुष्यमित्र ने अपने पुत्र अग्निमित्र को विदिशा का राज्यपाल नियुक्त कर दिया था। धनदेव कौशल का राज्यपाल था। धनदेव जिसने अयोध्या अभिलेख लिखवाया था, धनदेव या धनदेव, ये कौशल का राज्यपाल था। इस अयोध्या अभिलेख में ही पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने का उल्लेख है। तो ये इस धनदेव कौशल का जो राज्यपाल था, इसके द्वारा स्थापित किया गया था। ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धारक। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धारक था। उसने ब्राह्मण धर्म के विलुप्त हो रहे गौरव को पुनः चरम सीमा पर पहुंचाया तथा वैदिक संस्कृति को सशक्त बनाया। उसने ब्राह्मण धर्म की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने का भरसक प्रयास किया। उसने वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था तथा ब्राह्मण धर्म एवं संस्कृति की उन्नति को प्रोत्साहन दिया। उसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और इस राजोचित संस्था का पुनरुद्धार किया, अश्वमेध यज्ञ का। उसके शासनकाल में पतंजलि के महाभाष्य नामक ग्रंथ की रचना हुई। उसके शासनकाल में ही हुई। पतंजलि उसकी दरबार में थे। इस युग में संस्कृत भाषा की पर्याप्त उन्नति हुई। चतुर कूटनीतिज्ञ। पुष्यमित्र शुंग एक चतुर कूटनीतिज्ञ था। जब वह मगध के सिंहासन पर बैठा उस समय मगध राज्य की स्थिति शोचनीय थी, परंतु पुष्यमित्र शुंग धैर्य, साहस और दूरदर्शिता से काम लेते हुए मगध राज्य को संगठित करने में जुट गया। उसने विदर्भ की विजय के बाद उसको 2 भागों में बांटकर यज्ञसेन और माधवसेन को दे दिया। उन पर केवल अपना संरक्षण ही रखा, अपने अधिकार में नहीं किया। इससे उसकी कूटनीति का पता लगता है, कूटनीतिक योग्यता का पता चलता है। ये दोनों राज्य सदैव उसकी अधीनता स्वीकार करते रहे। तो इस तरह से ये शुंग और पुष्यमित्र शुंग हमारा समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग था। जो तो पढ़ाया है उसी में से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये हमारा हो जाता है पुष्यमित्र शुंग की धर्म सहिष्णुता के 2 उदाहरण दीजिए।
तो पुष्यमित्र शुंग ने भरहूत, बोध गया तथा सांची के स्तूप को नया रूप दिया। पुष्यमित्र शुंग ने कुछ बौद्धों को भी अपना मंत्री बनाया। पुराणों के अनुसार शुंग वंश में कितने राजा हुए और उन्होंने कितने वर्षों का शासन किया? तो पुराणों के अनुसार शुंग वंश में 10 राजा हुए। शुंग राजाओं ने 112 वर्ष तक शासन किया, ये पुराणों में दिया गया है। ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार करने के लिए पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, उसने संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दिया, उसके अलावा वर्णाश्रम व्यवस्था को बचाया। जो व्यक्ति मुझे बौद्ध भिक्षु का सिर लाकर देगा मैं उसे 100 दिनार दूंगा। यह घोषणा किसने की थी, कहाँ की थी? यह घोषणा पुष्यमित्र शुंग ने श्यालकोट या शाकल में की थी। पुष्यमित्र का अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था? पतंजलि ने करवाया था। किस अभिलेख से पुष्यमित्र शुंग के 2 अश्वमेध यज्ञों के बारे में जानकारी मिलती है? तो धनदेव जो कौशल का राज्यपाल था उसके अयोध्या अभिलेख से पुष्यमित्र शुंग के 2 अश्वमेध यज्ञों की जानकारी मिलती है। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में यवनों के आक्रमण के बारे में किन 3 साक्ष्यों से जानकारी मिलती है? तो एक तो पतंजलि के महाभाष्य में, एक गार्गी संहिता से और एक कालिदास द्वारा लिखित मालविका अग्निमित्र से यवनों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। पुष्यमित्र सिंह की 2 उपलब्धियों या विजयों का उल्लेख कीजिए। एक तो विदर्भ की विजय, एक यवनों पर आक्रमण। तो इस तरह से मैं आपको छोटे क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ जो पढ़ाया है, वैसे ये उसी में मैंने बता दिए थे, फिर भी क्वेश्चन के फॉर्मेट में बताता हूँ तो आप लोगों को थोड़ा आसानी रहेगी। पुष्यमित्र शुंग कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के अंतिम सम्राट वृद्धरथ का सेनापति था। ये पुष्यमित्र शुंग, उसने वृद्धरथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ने किस उपाधि का प्रयोग किया था? तो वो थी उपाधि सेनानी। सेनानी किसे कहा गया है? पुष्यमित्र शुंग को कहा गया है। शुंग वंश के किस अंतिम राजा की हत्या करके किसने कर्ण वंश की स्थापना की? तो अंतिम राजा था शुंग वंश का देवभूति। इसकी हत्या करके और वसुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की थी, देवभूति की हत्या करके, कर्ण वंश के अंतिम शासक का वध करके। तो ये तो कर्ण वंश में पढ़ेंगे हम। पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित कौन थे? तो पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे, पतंजलि जिन्होंने महाभाष्य लिखा। पुष्यमित्र शुंग की राजधानी कौन सी थी? तो पाटलिपुत्र पुष्यमित्र शुंग की राजधानी थी और उसने अपनी दूसरी राजधानी विदिशा को बनाया था। ये हमारे हो जाते हैं पुष्यमित्र शुंग। अब हम पढ़ेंगे रुद्रदामन की उपलब्धियां। रुद्रदामन की उपलब्धियां। डिस्कस द अचीवमेंट्स ऑफ रुद्रदामन। रुद्रदामन, तो रुद्रदामन जयदामन का पुत्र था। जयदामन तथा चष्टन का पौत्र था। इसका दादा था रुद्रदामन का चष्टन और जयदामन इसका पिता था। अंधो अभिलेख से ज्ञात होता है, अंधो अभिलेख से ज्ञात होता है कि चष्टन ने अपने जीवन काल में ही अपने पौत्र रुद्रदामन को क्षत्रप बना दिया था, मतलब राजा बना दिया था, राज्यपाल जिसे कहते हैं, क्षत्रप बना दिया था। रुद्रदामन उज्जैन के शक क्षत्रपों में सबसे अधिक प्रसिद्ध था। 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक रुद्रदामन ने शासन किया, परंतु कुछ विद्वानों के अनुसार ये समय अवधि 145 से 170 ईस्वी बताई जाती है। समस्त मुद्राओं में रुद्रदामन के लिए महाक्षत्रप की उपाधि का प्रयोग किया गया है। और अभी मैंने बताया था सेनानी किसकी उपाधि थी? ये पुष्यमित्र शुंग की उपाधि थी। और महाक्षत्रप किसकी उपाधि थी? ये रुद्रदामन की उपाधि थी। तो रुद्रदामन के विजयों और उपलब्धियों की बात करें तो उपलब्धियां, तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख बहुत प्रसिद्ध है। ये कई राजाओं का, कई चीजों का इसमें वर्णन है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से उसकी विजयों तथा उसकी सैनिक उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। अब इसकी उपलब्धियों की बात करें तो हम एक एक लेते हैं। सबसे पहली है राज्य विस्तार की बात करें। रुद्रदामन एक वीर योद्धा था, कुशल सेनापति था। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार उसने अनेक विजय प्राप्त की और अपने राज्य का विस्तार किया। जूनागढ़ अभिलेख में कुछ राज्यों का वर्णन है जो उसके, कुछ प्रदेशों का वर्णन जो उसके राज्य में शामिल थे। पहला है आकर, मतलब पूर्वी मालवा।
दूसरा है अवंती, पश्चिमी मालवा। इसका शेष पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।